रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। ओके, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो निकल करके यहाँ बाहर है, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ बाहर आ गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया जिसको मैंने गोला किया हुआ है और अभी मैंने किया टिक। तो ये जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें मैंने 2 टिक किए हुए हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्ज सेपरेशन है, इन्वॉल्व्स चार्ज सेपरेशन। ठीक है, अब मुझे बताना जरा, आपके सामने अब है स्ट्रक्चर किसकी फिनोक्साइड आयन की। इसमें आपको चार्ज सेपरेशन दिख रहा है क्या? बोलो, चार्ज सेपरेशन दिख रहा है कहीं किसी भी एंगल से? नहीं दिख रहा ना? नो सर, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, इसका मतलब इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है। एक ही चार्ज है इसमें, बताओ कौन सा चार्ज दिख रहा है आपको? एक ही चार्ज है इसमें। नेगेटिव चार्ज है, एक ही चार्ज है बेचारे में और वो है नेगेटिव चार्ज। चार्ज सेपरेशन से मतलब, जिनको नहीं पता है वो सुन लें, चार्ज सेपरेशन से मतलब है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में प्लस और माइनस दोनों क्रिएट हो जाना, चार्जेस का सेपरेशन हो जाना, प्लस और माइनस दोनों क्रिएट होना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये देखो फिनोल का वो मॉलिक्यूल जिसको मैंने गोला किया उसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये फिनोल है, लेकिन ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये तीनों, इनमें प्लस माइनस आपको शो होगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में यदि प्लस माइनस दोनों है उसमें उसको हम कहेंगे कि दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन। ठीक है, और यहां पर हम कंपैरिजन करते हैं तो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो ये भी है, लेकिन यहां पर नो चार्ज सेपरेशन, नो चार्ज सेपरेशन। ठीक है, तो अब मुझे बताना जरा कि रेजोनेंस, देखो कॉन्सेप्ट को समझो, रेजोनेंस स्टेबलाइज तो दोनों है, बात को समझ रहे हो? रेजोनेंस स्टेबलाइज तो दोनों है, लेकिन ज्यादा स्टेबलाइजेशन किसमें है बताओ जरा, ज्यादा स्टेबलाइजेशन किसमें है? बोलो। फिनोक्साइड में। अब हम लोग यहां रीजन लिख सकते हैं, फिनोक्साइड इज मोर stabilized by resonance than phenol because it doesn't involve चार्ज सेपरेशन। ये लो भाई, इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता, इसलिए फिनोक्साइड आयन अपने ही क्रिएटर से ज्यादा स्टेबल है। बात को समझो, ये अपने पेरेंट से ही ज्यादा स्टेबल हो गया, इसका पेरेंट फिनोल है ना, उससे भी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसलिए इसका जो पेरेंट है कौन, फिनोल, वो जल्दी से आयोनाइज होकर के फिनोक्साइड बनाना चाहेगा, वो जल्दी से आयोनाइज होकर के फिनोक्साइड बनाना चाहेगा, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है फिनोक्साइड आयन वो उससे भी ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अल्कोहल ऐसा नहीं करना चाहेगा। क्यों भाई? अल्कोहल आयोनाइज होकर के वो नहीं बनाना चाहेगा एल्कोक्साइड। क्यों? क्योंकि एल्कोक्साइड आयन अल्कोहल से, बोलना जरा, कम स्टेबल है एल्कोक्साइड आयन अल्कोहल से, इसलिए अल्कोहल कहेगा मैं तो अल्कोहलिक फॉर्म में ठीक हूं, एल्कोक्साइड नहीं बनाना, क्योंकि वो कम स्टेबल है। लेकिन फिनोल कहेगा कि मेरा बनने वाला फिनोक्साइड आयन वो ज्यादा स्टेबल है, मैं आयनाइज होऊंगा बोल करके। इसलिए आयोनाइजेशन की टेंडेंसी किसकी ज्यादा हुई, प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा हुई, बताना जरा। बोलो भाई। फिनोल की टेंडेंसी ज्यादा हुई प्रोटॉन लूज करने की, इसीलिए फिनोल एक अच्छा एसिड है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। तो हमारा कंपैरिजन हुआ पूरा किस किस का, फिनोल का और अल्कोहल का, कि फिनोल एक अच्छा एसिड है क्योंकि फिनोल में जो फिनोक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और इतना स्टेबलाइज है कि वो फिनोल से भी ज्यादा स्टेबलाइज है। बात समझ में आ गई? इसलिए फिनोल की आयोनाइजेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और अल्कोहल से बनने वाला अल्कोक्साइड का स्टेबिलिटी नहीं है, कोई उसमें फैक्टर नहीं है, इसलिए अल्कोहल के आयोनाइजेशन होने की टेंडेंसी कम है, प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी कम है, एसिडिक बिहेवियर कम है। तो ये हमने कंपैरिजन एस्टैब्लिश किया है। अब हमने इंपॉर्टेंट
जो अभी तक कॉन्सेप्ट कौन कौन से डिस्कस किए हैं वो तो चलो बाद में लेंगे। अब हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं और वो है, आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग 15 मिनट का डिस्कशन, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। फिनोल में सब्स्टिट्यूएंट यदि ऐड कर देते हैं तो उनका उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा, वो हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग ही मुझे एक चीज बताओगे, वो ये है, आपको अभी अभी ये पता चला है कि फिनोल का एसिडिक बिहेवियर इसलिए होता है क्योंकि इसका जो बनने वाला प्रोडक्ट है फिनोक्साइड आयन, वो रेजोनेंस स्टेबिलाईज है। इट इज राइट, राइट है ना, इवन मोर स्टेबल देन फिनोल। बात सही है, ओके। अब मुझे ये बताओ कि फिनोल में कोई भी ऐसा, वो जोड़ दें हम फैक्टर, कोई भी ऐसा फैक्टर, ठीक है ना, जो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दे। किसकी स्टेबिलिटी को? फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दे, है ना। तो वो एसिडिक बिहेवियर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? बताओ, बोलो। हमने मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। पहले तो ये समझ लो, एक कॉन्सेप्ट समझो। देखो, फिनोल का एसिडिक बिहेवियर क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आयन। बात सही है ना? बात सही है कि नहीं है? एक एक पॉइंट क्लियर करते चलते हैं। फिनोल, हाँ, फिनोल का एसिडिक बिहेवियर ही इसलिए है क्योंकि इससे जो फिनोक्साइड बनता है वो अच्छा स्टेबल है, ठीक है। अब यदि कोई ऐसा फैक्टर आ जाए जो फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को और इंक्रीज कर दे, तो वो एसिडिक बिहेवियर को इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, बोलो, बताओ भाई। यस, कोई भी ऐसा ग्रुप है ना, कोई भी ऐसा ग्रुप जो फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, कोई भी ऐसा ग्रुप जो फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, वो फिनोल के एसिडिक बिहेवियर को इंक्रीज करेगा, क्योंकि फिनोल का एसिडिक बिहेवियर है ही इसकी स्टेबिलिटी की वजह से, फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी की वजह से। और कोई भी ऐसा ग्रुप जो फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को कम करेगा, वो फिनोल के एसिडिक बिहेवियर को कम करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप होते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने एक एंगल से बताया। अब मैं दूसरे एंगल से बताता हूं। फिनोल क्या है, निगेटिव चार्ज वाला है कि पॉजिटिव वाला है? बताओ, बताओ, निगेटिव चार्ज वाला है कि पॉजिटिव चार्ज वाला है? फिनोल नहीं है, फिनोक्साइड आयन। बताओ, फिनोक्साइड आयन क्या है? नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला है। अब निगेटिव वाले को मैंने इसमें जोड़ दिया कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को? बताओ। डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना, डोनेट करना। तो ये फिनोक्साइड कहेगा मेरे पास तो पहले से ही निगेटिव चार्ज है, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन रिच हूं मैं तो पहले से ही, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? चार्ज बढ़ाएगा ना, ये चार्ज इंक्रीज करेगा ये, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पहले से है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में फिनोल का एसिडिक बिहेवियर कम हो जाएगा। और देखो, ये हमारा फिनोक्साइड आयन है, ठीक है, ये लो, इस पे हमने जोड़ दिया कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बात को समझो, देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। तो इस पे फिनोक्साइड आयन पे चार्ज कम करेगा कि ज्यादा करेगा? चार्ज का डिस्पर्जल करेगा कि चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा? बताओ। डिस्पर्जल करेगा, चार्ज का डिस्पर्जल करेगा, यानी कि चार्ज को कम करेगा। चार्ज को कम करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। चार्ज का मतलब गुस्सा आने से समझ लो कि जिसे को गुस्सा आ जाता है, यदि गुस्सा बढ़ता जाता है तो उसकी लड़ने की संभावना दूसरों से बढ़ जाती है। ये यहां भी वही है, किसी का चार्ज ज्यादा हो जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है।
इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका चार्ज को खींच रहे हैं, चार्ज को खींच रहे हैं, इसका मतलब है कि इसकी रिएक्टिविटी को कम कर रहे हैं, इसका मतलब है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि ऐड हो जाएंगे तो वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं और इसलिए फिनोल का एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है। हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट ये है कि फिनोल का एसिडिक बिहेवियर होता है फिनोक्साइड आयन की एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, any factor that will increase the stability of phenoxide ion will increase the acidic behavior of phenol. Any factor that will decrease the stability of phenoxide ion that will decrease the acidic behavior of phenol. अब any factor का डेफिनेशन समझ लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स they donates electron to the phenoxide ion, that's why they intensify the negative charge, वो चार्ज को इंटेंसिफाई करते हैं और इंटेंसिफाई करते हैं तो स्टेबिलिटी को कम करते हैं, स्टेबिलिटी को कम करेंगे तो भाई एसिडिक बिहेवियर को कम करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, यानी कि चार्ज का डिस्पर्जल करते हैं, चार्ज का डिस्पर्जल करते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो यहाँ एसिडिक बिहेवियर भी बढ़ेगा। बात समझ में आई या ऊपर से चली गई, बताओ, बोलो भाई, कुछ तो बोलो। ये सर आगे सर, ऊपर से तो नहीं गई ना, आगे सर, या ऊपर से चली गई, नहीं गई है ना, ऊपर से नहीं जानी चाहिए, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इन ए वेरी क्लियर मैनर। और ये आपके सामने मैं एक फिगर ले आया हूं और इसमें भी बहुत अच्छे से साफ साफ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, बताओ भाई क्या करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भाई नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं, इसका मतलब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, चार्ज को इंटेंसिफाई करते हैं, इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज, इसलिए डिस्टेबिलाइज करते हैं फिनोक्साइड आयन को, डिस्टेबिलाइज करते हैं, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये काम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल के कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको पता है जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, जैसे कि एल्काइल ग्रुप CH3 इथाइल, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जिनका प्लस एम इफेक्ट होता है, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग को, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे एल्कोक्साइड आयन, इसमें ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, आपका एमीन NH2, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, ये एसिडिक बिहेवियर को कम करते हैं। बात समझ में आई, ओके। अब लेते हैं दूसरे वाले, दूसरे वाले कौन बोल करके, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोल करके क्या करते हैं, हमें इसका फिगर मिल गया है, हमने यहां से इसको किया कॉपी और ले गए हमारे शीट में, यहां पर जहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, यस, ये आ गया आपके सामने। अब यहां बताओ भाई, यहां बताओ, फटाफट बताओ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को खींच रहे हैं, बात सही है ना। देखो यहां देखो साफ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रोज इलेक्ट्रॉन्स, बात सही है, यही उनका काम है। ठीक है, विड्रोज इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, डिस्पर्जेस द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जल कर रहे हैं, और जब भी चार्ज का डिस्पर्जल हो रहा है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, देयरफॉर स्टेबलाइजेस द फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, और जो भी फैक्टर फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा वो एसिडिक बिहेवियर को इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है कि फिनोल का एसिडिक बिहेवियर होता ही इसलिए है क्योंकि उसका फिनोक्साइड आयन स्टेबल होता है, तो जो भी फैक्टर स्टेबलाइज करेगा वो एसिडिक बिहेवियर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो वो सारे ग्रुप जिनका माइनस आई इफेक्ट होता है, जैसे हेलोजन आ गए आपके सारे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आपका जिनका माइनस एम इफेक्ट होता है, कौन कौन से बोल करके, NO2 होता है, COOH होता है, ये सारे के सारे, SO3H होता है, ये सारे के सारे कौन आ गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 का माइनस एम माइनस आई दोनों होता है, इन सब का माइनस आई माइनस एम दोनों होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो ये ग्रुप्स एसिडिक बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक बिहेवियर को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। ये पॉइंट समझ में आया,
बताओ जरा। यस सर। आ गया तो फिर आप मुझे ऑर्डर देंगे इनके एसिडिक बिहेवियर का। मैं लिख रहा हूं यहां पर 2 3 क्या 4 कंपाउंड लिख रहा हूं। चलो एक बार में मैं 3 ही लिख रहा हूं। आप इनका ऑर्डर देंगे मुझे, एसिडिक बिहेवियर का मुझे आप देंगे ऑर्डर। एक मैंने ये लिखा है ना, एक मैंने लिखा है फिनोल, और एक मैंने लिखा है ये NO2। ये लो भाई, इनका एसिडिक बिहेवियर का ऑर्डर दो भाई, फटाफट बता दो, जल्दी बता दो कौन सबसे कमजोर है कौन सबसे ज्यादा है, बताओ। अच्छा इसमें तो मैंने फिनोल ही नहीं बताया, बोलो फिनोल ही नहीं बनाया, चलो बना देते हैं फिनोल। और इसमें हाँ अब बताओ, हो गया। बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? थर्ड वाला। यस सर। हाँ आपने सर, वही वाला आपने third ऊपर वाला। क्या सीखा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, वो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं फिनोक्साइड आयन की, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करते हैं, तो वो एसिडिक बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको देखना होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 है। तो NO2 के केस में ये फिनोल से ज्यादा एसिडिक है ना, NO2 वाला। और ये जो OCH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EDG है, तो ये डोनेट करेगा। डोनेट करने से फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को कम करेगा, तो ये एसिडिक बिहेवियर को कम करेगा। ऑर्डर हो गया आपके सामने। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई या नहीं आई? यस। आ गई बात समझ में आ गई। अब हम लेते हैं इसी में एक और कॉन्सेप्ट कि ये तो चलो हो गया, लेकिन इनका क्या हालचाल है, किनका? इनके इस ऑर्डर का क्या हालचाल है, इसको आप मुझे फटाफट बताएंगे। देखो आप लोग फटाफट बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक NO2 और इसमें हम लगा देते हैं 2 NO2 और इसमें हम लगा देते हैं 3 NO2। फटाफट बताओ भाई, एसिडिक बिहेवियर का ऑर्डर बताओ, जल्दी बोलो। सर सबसे ज्यादा 3NO2 वाले का होगा। 3 NO2 वाले का सबसे ज्यादा होगा, नो प्रॉब्लम। बात आपको समझ में आ गई ना, क्योंकि NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो NO2 की यस सर। प्रेजेंस यदि एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है, तो जितने ज्यादा NO2 होंगे उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब ये सबसे ज्यादा वाला है ना, ये वाला, ये खास कंपाउंड है, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, बोलना जरा। पिक्रिक एसिड, याद रहेगा इसका नाम। और इसके बारे में एनसीईआरटी में एक सेंटेंस लिखा हुआ है। एनसीईआरटी सेज समथिंग अबाउट पिक्रिक एसिड। कहाँ है भाई ग्रेटर पीके वैल्यू? पिक्रिक एसिड के लिए कुछ कहा हुआ तो है, द ग्रेटेस्ट वीकर एसिड, ये तो हो गया। पिक्रिक एसिड के लिए कहाँ कह दिया? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। ये रहा, मिल गया मिल गया, ये रहा भाई, ये रहा। ये हमने यहाँ से उठाया और हमने यहाँ पर अपने नोट्स में रखा। ठीक है, ये देखो क्या कहा इसने, पढ़ना जरा। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा इधर करते हैं। पिक्रिक एसिड का नाम क्या है, IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताना जरा। इसका नाम देखो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल हो जाएगा पिक्रिक एसिड का नाम। 2 पे NO2 है, 4 पे NO2 है और 6 पे NO2 है, तो ये हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। सही बात है ना? या नहीं है? ओके। अब जब सही बात है तो यहां पर देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या कह रखा है। ये देखो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड due to presence of 3 electron withdrawing NO2 group which facilitates the release of hydrogen ion। ये लो भाई, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है पिक्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड।
ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 NO2 है और तीनों NO2 की वजह से फिनोल का एसिडिक बिहेवियर काफी ज्यादा हो गया, इसलिए ये एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड जानते हो ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, फिनोल जहां वीक एसिड है वहां ये स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है। ठीक है, पिक्रिक एसिड। तो ये तो हुई एक बात। अब किसी ने पूछ लिया एक बड़ा ही जोरदार सवाल। ठीक है, किसी ने क्या पूछा? किसी ने ये पूछा कि भाई आपने जब इतना ही सीख लिया तो ये मुझे एक चीज बताओ कि मैंने एक NO2 यहां रखा ऑर्थो पे, एक मैंने रखा यहां पैरा पे, और एक मैंने यहां रखा मेटा पे। इनमें से किस किस का एसिडिक बिहेवियर ज्यादा है, किसका कम है, किसका ज्यादा है? बताओ भाई, ये कैसे बताओगे? बोलो बोलो, NO2 का इफेक्ट कहाँ ज्यादा है? आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, यस सर। आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि NO2 का इफेक्ट कहाँ ज्यादा पड़ता है? बताओ। और NO2 ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा पड़ता और थर्ड पैरा है। पे। बात समझ में आई? NO2 का इफेक्ट कहाँ ज्यादा पड़ता है बताना जरा, ऑर्थो और पैरा पे। ये आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, इसीलिए मैं कहता हूं कि पिछले चैप्टर का नॉलेज बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, NO2 का -I और -M इफेक्ट होता है, और वो इफेक्टिव होता है कहाँ? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। ठीक है, क्योंकि इसकी ये जब ये जो OH है, OH बॉन्ड की पोजीशन से ये ऑर्थो और पैरा पे होगा, तब इसका -I और -M इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। उस कंडीशन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑर्थो और पैरा में पैरा का किससे ज्यादा होता है? मेटा से ज्यादा होता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ऑर्थो और पैरा एक पार्टी में है और उनका एसिडिक बिहेवियर मेटा से ज्यादा होता है। लेकिन कोई किसी ने पूछ लिया भाई ऑर्थो और पैरा में भी किसी का कुछ तो होगा, किसी का इफेक्ट ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो वो किसका है? बताओ बताओ भाई। ऊपर वाले कंक्लूजन से, ऊपर वाले से हमें यह पता चला कि ऑर्थो और पैरा का ज्यादा होगा मेटा से। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि बताओ जरा। क्या रीजन लिखें इसका? NO2 या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, यस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ NO2 इज इफेक्टिव। यानी कि इसका जो -M इफेक्ट है वो इफेक्टिव कब होता है? व्हेन इट इज प्रेजेंट एट O and P पोजिशंस। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, यानी कि -M इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है कब? जब ये ऑर्थो और पैरा पे होता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ऑर्थो और पैरा ज्यादा होते हैं मेटा से। लेकिन ऑर्थो और पैरा में यदि कंपैरिजन करें तो बताओ क्या हालचाल है? बोलो, कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा? पता है कुछ? कुछ आइडिया लगा सकते हो? कुछ कंपैरिजन कर सकते हो? बोलो भाई। ऑर्थो पैरा, पैरा ज्यादा पैरा पे होगा, सर, पैरा। पैरा वाला ज्यादा होगा। क्यों भाई? यस बात सर। तो सही है, पैरा वाला ही ज्यादा होगा, क्योंकि आपके सामने आंसर आ चुका है। उसमें ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। आप देखिए ऑर्थो में क्या हो रही है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से अब ऑर्थो वाले की वो जो टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी प्रोटॉन लूज करने की, वो कम हो गई, क्योंकि इसने प्रोटॉन को बांध के रख लिया। ये देखो, ये हमने यहाँ रीजन भी लगा दिया। ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हो कि O नाइट्रोफिनोल इज स्लाइटली weaker acid than P nitrophenol because intramolecular hydrogen bonding which makes loss of proton little difficult। ठीक है, ऑर्थो का जो प्रोटॉन डोनेशन कैपेसिटी है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल ऑर्डर क्या आ गया? बताना जरा, क्या आ गया फाइनल ऑर्डर? सबसे ज्यादा कौन? बोलो, सबसे ज्यादा कौन?
ऑर्थो या पैरा? पैरा सर। पैरा। पैरा वाला सबसे ज्यादा। ये देखो, ये ऑर्डर आपके सामने आ गया, ये मैं ऑर्डर ले आया हूं, ये लो भाई, ऑर्डर ले आया हूं। ठीक है, ऑर्डर में आपको दिख रहा है कि नाइट्रोफिनॉल वाला ऑर्डर क्या है, ये देखो, ये रहा, पी नाइट्रोफिनॉल का ज्यादा है, फिर ओ है, फिर एम है, क्योंकि एम पे माइनस एम और माइनस आई काम नहीं करता है, इसलिए एम वाला सबसे कम इफेक्ट है। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात की, और इन सबकी एसिडिटी किससे ज्यादा होती है? फिनॉल से ज्यादा होती है। लेकिन अब ये ऑर्डर देखते हैं। अब क्रिशोल वाला क्या है, क्रिशोल वाला क्या चक्कर है वो देखते हैं। क्रिशोल कौन है? क्रिशोल ये है भाई। अब आप इसमें भी मुझे बताओगे फटाफट, कोई डाउट नहीं है। हमने लिया सबसे पहले ऑर्थो क्रिशोल। क्रिशोल कौन से होते हैं बताओ जरा, क्या लगाऊं यहाँ पर? CH3 है ना, ये क्रिशोल होते हैं, और ये OH, ये CH3, और ये OH, और ये CH3। ओके, अब ये O क्रिशोल, M क्रिशोल, P क्रिशोल है। ठीक है, अब इसमें देखो, आपको इतनी सी बात सीखनी है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे NO2 है, ठीक है, तो उसका ऑर्डर है पैरा, ऑर्थो और मेटा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो उसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, है ना, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो मेटा पहले आया, और फिर यहां आएगा पैरा, और फिर आएगा ऑर्थो। ऑर्थो सबसे लास्ट में आ रहा है। ऑर्थो इसलिए सबसे लास्ट में आ रहा है, पैरा और ये यहाँ पर बराबर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट हो रहा है ऑर्थो के साथ में। वो इसलिए क्योंकि ऑर्थो में स्टेरिक हिंड्रेंस भी आता है, इसलिए ऑर्थो थोड़ा कमजोर एसिडिक हो जाता है। बात समझ में आई? इसलिए यहाँ पर एम क्रिशोल है, ये देखो, वापस देख लेते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कहाँ काम करता है? ऑर्थो और पैरा पे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी कहाँ काम करता है? ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम क्या करना है? ये एसिडिक बिहेवियर को कम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कम करता है। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पे जब ये बाइंड होगा तब एसिडिक बिहेवियर ज्यादा कम हो जाएगा, और मेटा पे एसिडिक बिहेवियर ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि मेटा पे इतना इफेक्टिव नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इफेक्ट। ठीक है, इसलिए मेटा वाला ज्यादा होगा किससे? ऑर्थो और पैरा से। ये तो आ गया पहला कंक्लूजन। अब ऑर्थो और पैरा में देखते हैं, ऑर्थो और पैरा में यहां ये देखते हैं कि इसका जो, अब इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट किसकी वजह से है बताओ जरा? CH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसकी वजह से है? प्लस आई इफेक्ट की वजह से है ना। ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से है, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव भी है। तो प्लस आई इफेक्ट कब ज्यादा लगेगा? जब ये बिल्कुल पास में होगा OH के। बात सही है कि नहीं है? OH के बिल्कुल पास में होगा तब इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा। यस तो सर। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इफेक्ट कब ज्यादा है? जब ये ऑर्थो पे है। ऑर्थो और पैरा में कंपैरिजन कर रहे हैं, जब ये ऑर्थो पे है तब इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इफेक्ट ज्यादा है, तो तब इसका ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इफेक्ट। इसका मतलब है ऑर्थो की जो है वो एसिडिक बिहेवियर वो पैरा से कम है। तो फाइनल ऑर्डर क्या आ गया? मेटा, पैरा और ऑर्थो। बात समझ में आई? ठीक है, तो और ये तीनों के तीनों किससे कम एसिडिक होते हैं? फिनॉल से। इसलिए फाइनल ऑर्डर ये आ गया, फिनॉल, मेटा, पैरा, ऑर्थो। ये आपके सामने ये रहा, जहां मैंने टिक किया है फिनॉल, मेटा, पैरा और ऑर्थो। ठीक है, अब आज टाइम काफी ज्यादा हो गया है ना, आप लोग बने हुए हो अभी तक भी, इसके लिए आपको काफी ज्यादा थैंक यू। और कल हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, और यस। कल हम लोग टेस्ट लेंगे, आपके लिए टेस्ट है कल, और कल हम लोग कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ टेस्ट लेंगे। और लेकिन अपील वही है आप लोगों से, जो पहले टेस्ट में आप लोगों ने एग्जाम स्पिरिट मेंटेन रखा है, वो आप लोग मेंटेन रखना है, ताकि हम लोग एक बेटर स्ट्रेटेजी बना पाए कि आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव की जा सकती है उसके लिए। ठीक है, आप लोगों की परफॉर्मेंस में तभी इंप्रूव कर पाऊंगा जब मुझे एक्चुअल पोटेंशियल का पता चलेगा, है ना। तो शो मी योर एक्चुअल पोटेंशियल सो दैट आई कैन इंप्रूव योर लेवल। ठीक है, जिस लेवल पे हो उससे भी ज्यादा वो आपका इंप्रूव किया जा सके, वो तभी इंप्रूव किया जा सकेगा जब एक्चुअल लेवल आपका पता चलेगा कि आप एक्चुअल में यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जस्ट फोकस ऑन एनसीईआरटी कंप्लीटली, just focus on NCERT completely and include the previous year sheet of CBSE in your preparation. ठीक है, मिलते हैं कल,
मिलते हैं सर कल। टाइमिंग क्या होगा टेस्ट का? वही एग्जाम टाइमिंग किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दो, उसको ऊपर नीचे कर लेंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है ना, बट बेटर टू गो विद द सेम टाइम, है ना? ठीक है, किसी को कोई Yes, sir. दिक्कत है? नो सर। किसी को कुछ कहना No, सुनना sir, है नहीं है तो दिक्कत। रुक, किसी को कुछ कहना सुनना है रुक सकता है, किसी को कुछ पूछना है रुक सकता है, वरना अपने अपने घर बाय खिसक सर। लो, बोल। ओके 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 ओके।